आप सभी ने स्पेशल 26 फिल्म देखी होगी। नीरज पांडे एक होनहार डायरेक्टर जिन्होंने वेडनेसडे बनाई, स्पेशल 26 बनाई, और भी कई अच्छी अच्छी क्राइम थ्रिलर जो है उन्होंने बनाई। स्पेशल ऑप्स के भी शायद डायरेक्टर वही है। तो स्पेशल 26 में जो कहानी थी, कहानी की ज़मीन तो असली कहानी से उठाई गई थी, लेकिन उसमें कई चीज़ें बदल दी गई थी। स्पेशल 26 में दिखाया गया था कि किस तरीके से 4 सीबीआई के अफसर नकली सीबीआई बनकर और अलग अलग जगहों पर रेड डालते हैं, उसके बाद लोगों को लूटते हैं। और उनकी सबसे बड़ी जो रॉबरी थी, जो लूट थी, जो चोरी थी, वो मुंबई में हुई थी। उस वक्त के एक नामी त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी, मुंबई में ये वो ज्वेलर शॉप था जो बेहद पॉपुलर, मतलब मुंबई में आम लोग इसको जानते थे और बड़े बड़े रईस लोग, तमाम लोग यहाँ से ज्वेलरी खरीदने के लिए जाया करते थे। तो नाम भी था, मशहूर भी दुकान, और ऐसी दुकान को लूटना जाकर नकली सीबीआई अफसर बनकर, और जो उसके लिए पूरी प्लानिंग की गई, वो वाकई कमाल का था। आज भी कहते हैं ये मामला करीब इसको हो गए 13 और 20 33 34 ईयर्स, क्योंकि 1987 का ये मामला है। 34 ईयर्स हो गए, लेकिन आज भी उस चोर को पुलिस ढूंढ नहीं पाई है जिसने नकली सीबीआई अफसर बनकर ये चोरी की थी। इसको एक परफेक्ट रॉबरी या परफेक्ट थेफ्ट, एक परफेक्ट क्राइम का भी नाम खुद पुलिस वालों ने दिया। लंबी जांच हुई, तमाम लोगों से पूछताछ हुई, दुबई तक मुंबई पुलिस की टीम पहुंच गई पकड़ने के लिए, केरल गई, कहां कहां गई, लेकिन उस शातिर चोर का कोई सुराग नहीं मिला। सुराग छोड़िए, उसका चेहरा, उसका हुलिया, वो भी पता नहीं चला, जबकि कई लोगों ने देखा था और खुलेआम उसने सब कुछ किया। लेकिन 34 साल पहले कुछ चीज़ें नहीं थी, ना मोबाइल था, ना सीसीटीवी कैमरे हुआ करते थे। तो अगर मैं उसको आज के दौर के हिसाब से देखूं तो शायद बड़ा मुश्किल काम था ये परफेक्ट चोरी करना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी कैमरे में होते, आपके टेक्निकल जो मोबाइल और बाकी लोकेशन, उसके ज़रिए आपको पकड़ा जा सकता था। तो टेक्नोलॉजी ने क्राइम की दुनिया में एक ऐसी क्रांति लाई है। इस केस को भी अगर हम देखें तो शायद आज ये परफेक्ट चोरी ना होती, पकड़ा जा सकता था, लेकिन 1987 में ऐसा हुआ नहीं था। कहानी कुछ ऐसी है कि 19 मार्च 1987 को करीब 3:30 बजे का वक्त था। 19 मार्च 1987, अरविंद इनामदार, जो उस वक्त महाराष्ट्र में क्राइम ब्रांच में पोस्टेड थे, और ये अरविंद इनामदार वो हैं जो बाद में महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने, डीजी। तो एक बड़ा उस वक्त भी इनका पद था, हालांकि 2000 में ये रिटायर हो गए। तो अरविंद इनामदार जी के पास एक कॉल आता है, और ये कॉल आया था त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी के ओनर का, और उन्होंने फ़ोन करके कहा कि हमारे शॉप पे सीबीआई की रेड पड़ी और सीबीआई का अफसर हमारे यहाँ से बहुत सारे जेवर और कैश लेकर चला गया, लेकिन वो कोई स्लिप नहीं दे गया। अब अरविंद इनामदार ने जब ये सुना कि एक तो त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी में सीबीआई का रेड, ये अपने आप में उनको चौंकाया। दूसरा, उन्हें लगा कि पुलिस को खबर तक नहीं लगी। आमतौर पर ऐसे रेड में सीबीआई या जो न दूसरी एजेंसियां होती हैं, लोकल पुलिस की मदद लेती हैं, तो मुंबई पुलिस को कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया, और बिना स्लिप पर्ची के वो इतने सारे जेवर और पैसे लेकर चला गया। तो उनके कान खड़े हुए। फौरन उन्होंने अपनी टीम को भेजा त्रिभुवन दास ज्वेलरी शॉप पर। जब वहाँ गई टीम तो पूछताछ किया, तो जो उनके मालिक हैं उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले यहाँ से एक अफसर आया था और उसने बाकायदा गवर्नमेंट के सील वाले पेपर दिखाए, रेड के ऑर्डर दिखाए, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे ओनर, उन्हें मालूम था ये सारी चीज़ें, रेड क्या होती है, ये सारी बातें। उसके बाद उसने वो सारे गवर्नमेंट के ऑर्डर दिखाने के बाद उसके हाव भाव, बात करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही था जिससे किसी को शक ही नहीं हुआ, और उसने बताया कि हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारे पास ऑर्डर है, हमें तलाशी लेनी है, शटर गिरा दीजिए, कोई जो दुकान का है वो बाहर नहीं जाएगा, बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा। यहाँ तक कि जो उस वक्त त्रिभुवन दास के जो ओनर थे, उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर था सिक्योरिटी के लिए, वो भी लेकर अपने बैग में रख लिया। इसके बाद करीब 45 मिनट तक उसने तलाशी ली और वहाँ से तमाम जेवर, जो कैश, वो उठाए, और ऐसे नहीं उठाए, हर एक को पॉली बैग में रखा, उसके साथ पेपर, एक सील पेपर था, उस पर सील लगाया और सबको इकट्ठा करता गया।
45 मिनट के बाद वो ये सारी चीज़ें लेकर दुकान से निकलता है। इस पे मालिक उसके पूछते हैं कि ये जो आप ले जा रहे हैं इसकी स्लिप तो दे दीजिए, क्या क्या आप चीज़ें ले जा रहे हैं। तो वो घूरता है और बोलता मिल जाएगा। मतलब उसका रौब इतना था कि उसके बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, और दूसरा वो डरे हुए भी थे, तीसरा कहीं से दूर दूर तक शक की गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद वो सारी चीज़ें लेकर निकल गया। करीब आधे घंटे जब बीत गए, तब आधे घंटे के बाद कुछ डाउट हुआ। तब त्रिभुवन दास के मालिक ने अरविंद इनामदार को फ़ोन किया, मुंबई पुलिस में पहली बार। फ़ोन करने के बाद अब पुलिस पहुंचती है, सारा वाक़या समझती है। हैरत की बात यह है कि जब वो बाहर पहुंची पुलिस, तो देखी कि सीबीआई की टीम के करीब 26 लोग उस दुकान के बाहर सड़क किनारे अब भी खड़े हुए हैं। अब जो लीडर है वो वहां से निकल चुका है, और जो टीम है सीबीआई की जो छापा मारने के लिए आई है वो बाहर खड़ी हुई। फिर पूछताछ में पता चला कि ये लोग एक बस में आए थे, और बस के अंदर सारे 26 सीबीआई के अफसर बैठे हुए थे। एक जो इनका लीडर था वो दुकान के अंदर आया, जिसका नाम बाद में पता चला मोहन सिंह। एक मोहन सिंह को छोड़ दे तो उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये मोहन सिंह भी उसका असली नाम है, ये दावे से नहीं कहा जा सकता। तो अब मुंबई पुलिस की टीम पहुंचती है बाहर, सीबीआई के अफसर अब भी भुवनदास जावेरी की दुकान के बाहर खड़े हैं, और पुलिस हैरान कि ये क्या मामला है। उसके बाद उन लोगों से पूछा जाता है, तो वो बताते हैं कि हम यहाँ एक ट्रायल रेड है, हमारे साहब ने, बॉस ने कहा, हम उसी के लिए आए। तो बोला आप लोग खड़े क्यों हैं? बोला कि हम बस से आए थे, लेकिन थोड़ी देर पहले साहब अंदर आए दुकान से, उनके हाथ में बैग और ब्रीफकेस सारी चीज़ें थी। वो बस में बैठा और ये कहा कि मैं एक दूसरी शॉप पर रेड मारने जा रहा हूँ, तब तक तुम सब यहीं खड़े रहोगे। उसके बाद उसी बस में जिसमें सीबीआई के 26 अफसर और वो खुद बैठकर वहां तक पहुंचा था, उस बस में वो अकेला निकल जाता है। यहां तक की कहानी अब मुंबई पुलिस के सामने। उन 26 से जब पूछताछ होती है तब मुंबई पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पता चला कि सब आज के आज 24 घंटे के अंदर अंदर सीबीआई के अफसर बने। सबके पास सीबीआई का आईडी कार्ड था। इसके बाद जो उनसे पूछताछ होती है, जो सारी कहानी निकल कर आती है, वो कहानी कुछ यूं है। 17 मार्च 1987 को मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया के जो न्यूज़पेपर है उसमें एक ऐड छपता है, और उस ऐड में ये था कि डायनेमिक ग्रेजुएट्स चाहिए। जो एग्जैक्ट इंग्लिश में ऐड दिया गया था वो था डायनेमिक ग्रेजुएट्स फॉर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पोस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफिसर्स पोस्ट। मतलब होनहार, शानदार, जानदार जो ग्रेजुएट हैं वो ऐसे लोग चाहिए जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के पोस्ट के पे काम कर सकें या सिक्योरिटी ऑफिसर्स के पोस्ट पर काम कर सकें। और ऐड के नीचे लिखा था कि इसके लिए 18 मार्च की सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मुंबई के ही ताज इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में इंटरव्यू होगा, वहां आप लोग पहुंचे। टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड, नौकरी का ऑफर, वो भी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी में। लोग पहुंचने शुरू हुए। 17 मार्च के अखबार का यह ऐड था। 18 मार्च की सुबह 10 से 5 इंटरव्यू का टाइम था। ताज इंटरकॉन्टिनेंटल में बुकिंग थी। एक एक कर वहां पे कैंडिडेट पहुंचने लगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अलग अलग लोगों के इंटरव्यू हुए, और इंटरव्यू भी ऐसे वैसे नहीं हुए। बाकायदा जो सारे सवाल थे वो किसी भी फोर्स में जो पूछे जाते हैं ज्वाइन करने से पहले, लगभग वैसे ही थे कि आप क्यों फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके अंदर राष्ट्रभक्ति कितनी है, आप क्या करेंगे फोर्स ज्वाइन करके, आप कितने ईमानदार हैं। मतलब वो सारी चीज़ें जो पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में या कहीं भी भर्ती होने के लिए जो बेसिक सवाल, क्वेश्चनर तैयार होता है, वो सारे सवाल थे। 10 से 5 के बीच में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद उन सभी को कहा जाता है कि आप लोगों को रिजल्ट 5 बजे के बाद बताया जाएगा। 5 बजे के बाद 18 मार्च को ही रिजल्ट अनाउंस होता है। कुल 26 लोगों का सिलेक्शन होता है, 26। शायद इसलिए इस फिल्म में स्पेशल 26 रखा गया, हालांकि वो कहानी थोड़ी अलग थी, लेकिन यहां यह था कि 26 लोगों को सिलेक्ट किया गया। उन सबको बुलाया गया इसी ताज इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में,
और जो मोहन सिंह खुद, उसने सबको बताया कि कौन कौन लोग सिलेक्ट हुए। सिलेक्शन के बाद इन सभी को 19 मार्च की सुबह 11 बजे वापस ताज इंटरकॉन्टिनेंटल बुलाया गया, जो लोग सिलेक्ट हुए थे, और कहा गया कि 11 बजे आप लोगों को आना है, एक ट्रायल रेड है, ताकि आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके कि रेड कैसे मारते हैं, और आपको लेके चलना है। अगले दिन 11 बजे तय वक्त से पहले ही कैंडिडेट सारे पहुंच गए, जो 26 सिलेक्ट हुए थे। जब वो पहुंचे तो उसी हॉल में, जो ताज इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में बाकायदा जिसके इंटरव्यू के लिए हॉल बुक की गई थी, वहां पे वो सब मिलते हैं। मोहन सिंह जिसने इंटरव्यू लिया था, उन सभी को सीबीआई का कार्ड देता है, सभी के नाम का, जो 26 सिलेक्ट हुए थे। कार्ड पाकर सब खुश, बेहद आसानी से नौकरी मिली, वो भी देश की प्रीमियर एजेंसी में। अब सब अपने आप को सीबीआई अफसर मान रहे हैं। इसके बाद कार्ड देने के बाद उन सबसे कहा जाता है कि आज एक ट्रायल रेट पे चलना है। ताज होटल की तरफ से ही मोहन सिंह ने एक लग्जरी बस बुक कराई। आमतौर पे जो होटल में ट्रैवल डेस्क होता है, एक लग्जरी बस बुक हुई। उस बस में इन 26 के 26 लोगों को बिठाया गया, और बिठाने के बाद दोपहर करीब 2:15 बजे ये बस जाकर त्रिभुवन दास जावेरी के जो ज्वेलरी शॉप है, वहां सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हो जाती। इसके बाद मोहन सिंह उन 26 अफसरों से कहता है कि पहले मैं अंदर जा रहा हूं, आप लोग यहां मेरा वेट करेंगे, और जो कुछ होगा उसके बाद मैं आकर आपको बताऊंगा। 45 मिनट तक अब मोहन सिंह अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो अपना कार्ड दिखाता है सीबीआई का। सीबीआई का कार्ड देखकर जो ओनर थे उस वक्त, प्रताप जावेरी, त्रिभुवन दास भीम जी के जो दुकान में मौजूद थे, तो प्रताप जावेरी जब देखते हैं और मोहन सिंह के हाव भाव, ठसक, बोलने का अंदाज, तरीका, कागज, उन्हें कहीं से भी शक नहीं होता। वो कहता है कि हमें आपके दुकान की तलाशी लेनी है, हमारे पास रेट का ऑर्डर है। रेट की बाकायदा कॉपी देता है, सारे गवर्नमेंट के सील, पेपर, स्टैम्प सब कुछ मौजूद। इसके बाद वो शटर गिरवा देता है। साथ में ये भी बताता है कि हमारी टीम बाहर बस में है, और आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सब अंदर आएंगे, उसके बाद आप जिम्मेदार होंगे। प्रताप जावेरी घबरा जाते हैं। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है, बिजनेसमैन, कई सारी चीज़ें, हिसाब किताब सही नहीं होता तो उन्हें लगता है, और वो बड़े नामचीन दुकान। इसके बाद एक एक कर वो सारे जो जेवर पड़े हुए थे कीमती, वो उनको उठाना शुरू करता है। उसके बाद पॉली बैग में बाकायदा रखता है, और उसके ऊपर लिखता है सील पेपर जो लेकर आया था, और उसके नाम और उनके से रेट भी पूछ पूछ कर, और वो एक एक करके अलग अलग करता जाता है। यहाँ तक कि प्रताप जावेरी के लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी लेता है, अपने ब्रीफकेस में रखता है। इसके बाद जितने कैश थे वो उठाता है, और उन सबको करीने से, तरीके से, जैसे एक रेड में किया जाता है वैसे ही वो पैक करता है। बल्कि ये भी है कि कुछ पैकिंग और ये स्टैंप लगाने के लिए उन्हीं के स्टाफ की मदद भी लेता है। ये सब करने में 45 मिनट बीत जाते हैं। कहते हैं कि करीब एग्जैक्ट अमाउंट आज भी नहीं मालूम, लेकिन ये है कि 25 से 30 लाख रुपए कैश थे, और 2 करोड़ के आसपास ज्वेलरी थी। कई जगह पे ये कि करीब 3.5 करोड़ रुपए की पूरी लूट हुई थी, लेकिन कुछ जगह पर है कि करीब 2 करोड़ रुपए की थी। सही अमाउंट इसलिए भी नहीं मालूम कि जो ज्वेलरी के ओनर थे शायद सही बताया नहीं। तो अमाउंट 2 करोड़ से लेकिन 3.5 करोड़ के बीच में हमेशा ये बात चर्चा में रही। तो 2 या 3.5 करोड़ रुपए अलग अलग ब्रीफकेस बैग में लेने के बाद मोहन सिंह अब वहां से निकलता है, और कहता है कि आपको इन सारी चीज़ों की डिटेल मिल जाएगी। वो कहते हैं जो आपने जब्त किया कम से कम उसकी स्लिप दे दीजिए। कहता वो भी आपको मिल जाएगी। जो प्रताप जावेरी हैं, बाद में वो पुलिस को बताते हैं कि उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि वो उससे बहस ही नहीं कर पाए, और एक पल को भी नहीं सोचा था कि वो लुट रहे हैं। उन्हें यही लगा कि ये सीबीआई का ही अफसर है, और उसने कहीं भी अपने किसी भी हरकत से, कागज से, जो एक रेड होती है, उन्होंने कहा कि उनके कई साथियों के यहाँ रेड पड़ी, तो जिस तरीके की रेड में जो लैंग्वेज यूज़ होते हैं, जो बातचीत होती है, जिस तरीके से कहा जाता है, टेक्निकल टर्म्स यूज़ होते हैं, सारी चीज़ों में महारत हासिल थी उसे। इसी वजह से, इसी गलतफहमी में वो कुछ रोक नहीं पाते। इसके बाद वो वहाँ से निकल कर बाहर आता है। बस में बैठे अपने सारे 26 जिनको उसने भर्ती किया था उनको नीचे उतारता है। कहता तुम लोग यहाँ रुको, मैं एक दूसरी और टीम है, एक दूसरा शॉप है, वहाँ जाता हूँ, उसके बाद वापस आकर फिर तुम लोगों को लेके चलूँगा।
और उस बस में ये बैठ जाता है। इस बस में बैठने के बाद ये सीधे ताज इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पहुंचता है। वहां जाता है, वहां से अपना सामान उठाता है और उसके बाद नीचे आता है। अब ताज इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से बाहर से फिर ये टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी पकड़कर कुछ दूर जाता है, फिर उस टैक्सी को छोड़ देता है। आखिरी जो इसकी जानकारी मिली थी उस पूरी इन्वेस्टिगेशन में वो ये कि टैक्सी उतरने के बाद ये एक ऑटो पकड़ता है और ऑटो रिक्शा में बैठने के बाद कहाँ जाता है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उसके बाद कोई कड़ी या तार जुड़ते नहीं। इस त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी की शॉप से बस से इंटरकॉन्टिनेंटल होटल आना, होटल में बस को छोड़ना, फिर टैक्सी पकड़ना और टैक्सी के बाद एक ऑटो में सवार होना, क्योंकि उस टैक्सी ड्राइवर ने बयान दिया था। लेकिन उस ऑटो के बाद वो कहाँ गया, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, आज तक ये पता नहीं है। अब इतनी जांच मुंबई पुलिस ने की, जो 26 के 26 थे जिन्हें खुद पता नहीं था कि वो बेवकूफ बन चुके हैं। उन्होंने कहानी सुनाई कि टाइम्स ऑफ इंडिया में वो ऐड देख कर आए थे। उन्होंने पूरे इंटरव्यू की कहानी बताई, सारे सवाल जवाब बताए। टाइम्स का वो ऐड पुलिस को मिला, वो भी देखा। इसके बाद इस मामले की जो जांच थी, उस वक्त के एक तेज तर्रार अफसर थे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एस एम मुशर्रफ को ये जांच सौंपी गई। इस जांच के दौरान में उन्होंने ये पाया कि जब ताज इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में मोहन सिंह रुका था, असल में मोहन सिंह के नाम पर ही वो रुका था, इसीलिए नाम मोहन सिंह है। लेकिन शक यही है कि ये नाम भी मोहन सिंह नहीं है, क्योंकि वो असली नाम नहीं बता सकता था। उसकी एक और वजह है, जब वो ताज इंटरकॉन्टिनेंटल में रुका तो उसने अपना पता बताया था त्रिवेंद्रम का, केरल, कि वो केरल से आया। अच्छा, जितने भी लोग मिले उससे जो बात करते थे, साउथ इंडियन एक्सेंट था उसकी बात करने का, तो ये था कि वो है साउथ इंडियन, बस इतनी चीजें थी। मोहन सिंह है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उसने बताया कि वो त्रिवेंद्रम से है। इसके बाद मुंबई पुलिस की टीम को सबसे पहले केरल भेजा जाता है, त्रिवेंद्रम में पता किया जाता है, मिलता नहीं, लेकिन एक शख्स मिलता है वहां पे जिसका नाम था जॉर्ज अगस्टाइन फर्नांडिस। कुछ हुलिया मिलता था, जो ज्वेलर शॉप ने बताया, 26 जिनका इंटरव्यू लिया उसने बताया, जो होटल वालों ने बताया। तो उस हुलिये के आधार पर जॉर्ज अगस्टाइन फर्नांडिस को पुलिस ने पकड़ लिया और लगा कि केस खुल गया। उसके बाद उससे लंबी पूछताछ होती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो एक मामूली चोर है त्रिवेंद्रम का, इससे आगे कुछ नहीं है। जिस तारीख पे ये हुआ सब कुछ, 17, 18, 19 मार्च 1987, वो मुंबई में था ही नहीं, वो वहीं था। तो ये सारे सबूत जो है उसके हक में जाते गए और आखिर में पुलिस को मजबूरन फर्नांडिस को छोड़ना पड़ा, ये मानते हुए कि ये वो शख्स नहीं है, क्योंकि उसके हुलिया को किसी ने पहचाना नहीं, जितने भी चश्मदीद थे। तो ये एक लौती गिरफ्तारी हुई थी जो आधी अधूरी रही, बाद में छोड़ना पड़ा। इसके बाद मुंबई पुलिस को एक और टिप ऑफ मिला कि वो दुबई चला गया। मुंबई की पुलिस की टीम दुबई पहुंची, लेकिन दुबई में भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। देश में अलग अलग बीच बीच में टिप ऑफ मिलते रहे उस हुलिया के ऊपर। 5 फीट 6 इंच की करीब हाइट, साउथ इंडियन एक्सेंट, देखने में स्मार्ट, कपड़े ढंग के पहनने वाला और हैंडसम। तो इस हुलिये के आधार पर बहुत सारे लोगों के ऊपर शक किया, लेकिन मोहन सिंह के नाम पे जिसने ये सारी चीजें की तो उसका पता नहीं चला। इसके बाद मुंबई पुलिस ने फिर एक दूसरा तरीका अपनाया इसको पकड़ने के लिए। उसके पूरे काम करने के तरीके से एक चीज क्लियर थी कि वो सीबीआई के काम करने के तरीके से बखूबी वाकिफ था। उसे मालूम था कि सीबीआई रेड कैसे करती है, उस रेड में किस किस चीज की जरूरत होती है, पेपर कैसे होते हैं, सील क्या होता है। तो अब 2 शक आए सामने। पहला ये कि ये मोहन सिंह खुद सीबीआई में काम करता है और रास्ते से भटक गया, ज्यादा अमीर बनने के लिए, तेजी से पैसे कमाने के लिए इसने गलत रास्ता चुना और असली सीबीआई अफसर होते हुए इस तरह से अपने सीनियरों को छुपाकर नकली सीबीआई अफसर के तौर पर ये बड़े बड़े जगह पे रेड करता और पैसे लूटता। अब इसके बाद मुंबई पुलिस ने सीबीआई के तमाम ऐसे ऑफिशियल्स की लिस्ट खंगालनी शुरू की जो सीबीआई में अलग अलग स्टेट में है। हालांकि सीबीआई में बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है, मतलब फोर्स। अभी भी शायद सीबीआई में अगर मैं इस वक्त करंट 2021 की बात करूं तो 800 to 900 की पूरी स्ट्रेंथ है सीबीआई की, करीब 800। तो 800 ही लोग हैं सीबीआई में।
जिसमें से मुश्किल से 20% होते हैं जो ओरिजिनल शुरू से ही सीबीआई में, बाकी डेपुटेशन पे अलग अलग स्टेट की पुलिस या दूसरी एजेंसियों से सीबीआई में भेजे जाते हैं। तो कुल मिला के करीब 800 तादाद है सीबीआई की इस देश में टीम की आज 2021 में। तो 1987 में मुझे लगता है 800 भी नहीं होगी, शायद इसका आधा हो, 300-400। तो 300-400 को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था कि उसमें से ऐसा हुलिया वाला शख्स या ऐसा चेहरा वाला शख्स, क्योंकि उसका फोटो भी सीबीआई के रिकॉर्ड में होगा। तो उन सारी चीज़ों को खंगाला गया, लेकिन मोहन सिंह से मिलता जुलता चेहरा कोई सीबीआई के रिकॉर्ड में नहीं मिला। तो पहली चीज़ खारिज हो गई कि ये सीबीआई का मुलाजिम है। अब दूसरा एक आया शक कि अगर सीबीआई में काम नहीं करता तो कोई ना कोई सीबीआई का ऐसा बंदा ज़रूर है जो इसको सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन देता, अंदरूनी जानकारी देता है, उसको वो सारी चीज़ें बताता, सारे टिप्स देता है कि कैसे रेड मारते हैं, कैसे क्या करते हैं। और इस चीज़ पे ज़्यादा पुलिस वालों को यकीन था कि वो खुद सीबीआई में तो नहीं है, लेकिन सीबीआई का कोई ना कोई उसका करीबी है, या तो हो सकता है जो करीबी है उसे भी नहीं मालूम कि उसके इस इंफॉर्मेशन से वो क्या करने जा रहा है। तो दूसरे के पहलू से भी छानबीन की गई, लेकिन उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। किसी से पूछताछ में पता नहीं चला कि कभी किसी ने इतनी डीपली सवाल जवाब किए हों कि रेड कैसे मारते हैं, क्या करते हैं। और इसके बाद इस मुंबई पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर कई स्टेट से पता चला कि ऐसे ही नकली सीबीआई अफसर बनकर उनके यहाँ भी छापे मारे गए थे और वहाँ से भी लाखों रुपए लूटे गए थे। तो कहते हैं कि दर्जनों ऐसे वारदात किए मोहन सिंह ने, लेकिन उसके काम करने का तरीका इतना परफेक्ट था। और इस केस में सबसे ज़्यादा मुंबई पुलिस को जिसमें हैरानी में डाला कि एक चोर पब्लिकली अखबार में ढिंडोरा पीट रहा है ऐड देकर, क्या हो हमें ज़रूरत है सिक्योरिटी अफसर की, इंटेलिजेंस अफसर की। एक 5 सितारा होटल में वो हॉल बुक करता है, उसी 5 सितारा होटल में वो खुद ठहरता है, उस 5 सितारा होटल में वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है और तमाम लोगों को सीबीआई में भर्ती करने के नाम पर बुलाता है। उसी होटल में वो सीबीआई के फेक आईडी कार्ड उन लोगों को देता है। उसी होटल के जरिए वो एक लग्जरी बस बुक करता है रेड मारने के लिए, और फिर उसी होटल की लॉबी से उस बस में बिठाकर उन 26 अफसरों को जो फर्जी थे मुंबई के सबसे बड़े सबसे नामचीन ज्वेलरी शॉप में ले जाता है और वहां जाकर सीधे रेड के नाम पर उन्हें लूटता है 2 से करीब 3.5 करोड़ रुपए, और उसके बाद वहां से निकल जाता है। कमाल की बात यह है कि आज करीब 34 साल के बाद भी न उस शख्स का हुलिया पहचान कोई पाया, न उसका असली नाम जान पाया, वो कहाँ है ये भी नहीं पता चल पाया। और इसीलिए कहते हैं कि ये एक परफेक्ट चोरी थी। तो कई दिनों से इस कहानी की आप लोगों ने फरमाइश की थी, लेकिन इत्तेफाक से मौका मिला पिक्चर को देखने का, तो उस पिक्चर को देखने के बाद कई चीज़ें याद भी हो गई, ताज़ी भी हो गई। तो मुझे लगा कि आप तक ये कहानी जो है वो ज़रूर पहुंचानी चाहिए। तो वाकई क्राइम की दुनिया की कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, जिनमें से एक कहानी ये थी। और आज भी इस केस में अगर ज़रा सा भी क्लू मिलता है तो चाहे कितने डीजी बदल गए मुंबई पुलिस के, अब तो बहुत हाईफाई हो गई, टेक्नोलॉजी भी हो गई, कोशिश करते हैं कि इस केस को सॉल्व करें, उस मोहन सिंह के राज को सामने लाएं। और कई पुलिस अफसरों ने कोशिश की, कई ऐसे पुलिस अफसर हैं जिनसे मेरी बात हुई। जब बात होती है तो ऐसी कहानियां जो हैं थोड़ी सी अपील करती हैं, तो उससे जिक्र होता है कि कभी इसमें कुछ हुआ। तो उन्होंने कहा कई बार अफसरों के साथ पुलिस वाले आपस में बात करते हैं कि एक बार ये कहीं मिल जाए। हालांकि अब अगर 34 साल और उस वक्त जो उसकी उम्र थी जो बताया गया था करीब 40 के आसपास था वो 1987 में, 40 to 45 के बीच में। तो अगर मैं 40 भी रख लेता हूँ तो इस वक्त 75 एज होगी, मतलब वो एक बुजुर्ग होगा। और जहां भी होगा अगर जिंदा है तो आज भी हंसता होगा पुलिस वालों पर, कानून पर, कि देखो इतनी बड़ी चोरी की और आज भी कोई मेरे ऊपर हाथ नहीं डाल पाया। तो परफेक्ट क्राइम बड़े कम होते हैं, उनमें से एक स्पेशल 26 था।